गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने किस किस के बारे में पढ़ लिया था। अबाउट द पोल पढ़ लिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पढ़ चुके थे और किसके बारे में पढ़ चुके थे, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में। किसके बारे में पढ़ चुके थे, प्रिंसिपल एक्सिस के बारे में पढ़ चुके थे। इसके बाद हम नेक्स्ट जो स्टडी करने वाले हैं, नेक्स्ट हम स्टडी किसके बारे में करने वाले हैं, फोर्थ, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोर्थ हम किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका यदि हम डेफिनेशन लिखें तो क्या डेफिनेशन रहेगा, द डिस्टेंस बिटवीन पोल, द डिस्टेंस बिटवीन पोल and center of curvature, the distance between pole and center of curvature is known as radius of curvature। तो उसे किस नाम से जानेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानेंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेफिनेशन क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। वो हमेशा किसके नाम से जाना जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो देखो ये कैसा मिरर है, यदि इसका अपर सरफेस कैसा है, पॉलिश्ड है, तो ये कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर। ये कौन सा मिरर होगा, कॉनकेव मिरर होगा। तो देखो ये कॉनकेव मिरर का क्या हो गया, क्या पोल, ये क्या हो गया पोल, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या होगा, हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसके बाद नेक्स्ट दो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन लिखनी है। एक हम किसका बात करेंगे, अबाउट द फोकल लेंथ, और एक किसका बात करेंगे, अबाउट द फोकल पॉइंट। हम दो इम्पॉर्टेंट टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये पहला लिखो, अबाउट द फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट क्या होता है बेसिकली, यदि मैं बात करूँ तो ये मुझे कॉनकेव मिरर गिवन है, मुझे एक कॉनकेव मिरर गिवन है। तो यदि कॉनकेव मिरर पर पैरेलल या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट होती है, यदि कॉनकेव मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस, ये कौन सा एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट क्या होगी, इंसिडेंट होगी। तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन they all meet up at one point, after the reflection they all meet up at the one point, and that point is called as focal point। उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फोकल पॉइंट बोलेंगे। तो फोकल पॉइंट का डेफिनेशन क्या हुआ, इन द स्फेरिकल मिरर if a parallel beam of light to principal axis is incident on that mirror, then after the reflection they meet up at one point, or they look like meet up at one point। तो कॉनकेव मिरर के केस में तो क्या हो रहा है कि वो एक पॉइंट पर मीट हो रही है, लेकिन ये हम इस कंडीशन को किसके केस में देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के। इनको हम किसके केस में देखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखते हैं। तो देखो कॉन्वेक्स मिरर का क्या, इनर सरफेस पॉलिश्ड होता है। कॉन्वेक्स मिरर का कौन सा सरफेस पॉलिश्ड होता है, इनर सरफेस। तो यदि इसमें ये क्या, इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा, ये क्या होगा इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्या हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या हो गया पोल।
तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यदि लाइट हम क्या कराते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हम लाइट क्या कराएं, इंसिडेंट कराएंगे। तो बताओ कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, क्या डाइवर्जिंग होता है, कॉन्वेक्स मिरर कैसा रहता है, डाइवर्जिंग। तो ये लाइट को क्या करेगा, क्या डाइवर्ज करेगा, ये लाइट को क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा। तो रियल में क्या ये पीछे की साइड किसी पॉइंट पर हमें मिलती हुई दिखाई देंगी, ये हमें पीछे की साइड किसी पॉइंट पर मिलती हुई दिखाई देंगी। और जिस पॉइंट पर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगा, जिस पॉइंट पर ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट मिलेगा, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट। उसी पॉइंट को हमने क्या बोल दिया, फोकल पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट इनके इसमें क्या कहलाएंगे, फोकल पॉइंट। तो फोकल पॉइंट का डेफिनेशन क्या हो गया, लिखो, इफ a beam of light, if a beam of light is incident, if a beam of light is incident on the surface of any spherical mirror, on the surface of any spherical mirror which are parallel to principal axis, which are parallel to principal axis, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो आफ्टर द रिफ्लेक्शन दे meet up at one point, or it looks like that, या तो वो क्या करेंगे, मीट करेंगे, या फिर हम जब उनको पीछे की साइड में ड्रॉ करेंगे तो हमें कैसी हुई दिखाई देंगी, मिलती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकल पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकल पॉइंट। तो ये किसका डेफिनेशन हो गया, फोकल पॉइंट का डेफिनेशन हो गया। एंड द डिस्टेंस between pole and focal point is known as फोकल लेंथ। उसे किस नाम से जाना जाता है, फोकल लेंथ के नाम से जाना जाता है। तो फोकल लेंथ को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। फोकल पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ या कैपिटल एफ, किसी भी पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोकल लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से। फोकल पॉइंट को तो किससे रिप्रेजेंट कर देंगे हम, कैपिटल एफ से। और फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस है, किस किस के बीच में, पोल और फोकल पॉइंट के बीच में। ये किस किस के बीच में डिस्टेंस है, पोल और फोकल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ये क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। ये क्या होता है, फोकल लेंथ होता है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है रे डायग्राम के लिए 4 इंपॉर्टेंट रे का नीड होता है। यदि हमें किसी भी रे डायग्राम को ड्रॉ करना है तो हमें मिनिमम कितना रे चाहिए, 2 रे चाहिए। किसी भी रे डायग्राम को कंप्लीट ड्रॉ करने के लिए हमें मिनिमम 2 रेस का रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तो हम उससे पहले एक रिलेशन फाइंड आउट लिख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। नेक्स्ट लिखो, रिलेशन बिटवीन radius of curvature
एंड फोकल लेंथ। तो ये हमेशा याद रखना कि वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ का वैल्यू हमेशा आर का क्या रहेगा, हाफ रहेगा। एफ इज इक्वल टू हमेशा क्या आएगा, आर बाई टू। एफ इज इक्वल टू क्या आएगा, आर बाई टू। ये कैसे आता है ये भी हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलो अब हम किसका बात करते हैं कि हम किसी भी रे डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ करेंगे, और किसी भी रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितनी रे की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम 2 रेज आर रिक्वायर्ड। तो ये नेक्स्ट लिखना, फॉर ड्राइंग एनी रे डायग्राम, minimum 2 rays are required। तो किसी भी रे डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितनी रेज की रिक्वायर्ड रहेगी, 4 रेज की रिक्वायर्ड रहेगी। अब इसमें हम 2 रे की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे रे डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और कैसे हम रे का फाइंड आउट करते हैं कि इन रे के कॉम्बिनेशन से ये रे डायग्राम फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक तो हम सब लोग जान चुके हैं कि जो लाइट बीम क्या आएगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। पैरेलल टू क्या आएगा, प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन कहाँ से पास आउट हो जाएगा, फोकल पॉइंट से। कहाँ से पास आउट हो जाएगा, फोकल पॉइंट से पास आउट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला तो लिखो इसमें, इफ ए रे ऑफ लाइट, तो पहला रे कैसे ड्रॉ करेंगे हम, रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल आना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आना चाहिए। तो फर्स्ट, इफ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट parallel to, if a ray of light is incident parallel to principal axis को मैं PA से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। if a ray of light is incident to principal axis, then after the reflection they meet at focal point, or they looks like to meet at focal point, तो पहला तो हमारा ये हो गया, ठीक है। तो चलो इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। डायग्राम हम इसका पहले भी बना चुके हैं, लेकिन एक और बार बना लेते हैं, हमारा थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। ये कौन सा एक्सिस हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या हो गया, एफ। ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या आएगी, रे आएगी। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आएगी, पैरेलल कोई भी रे आएगी, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन किससे क्रॉस करेगी, क्या फोकल पॉइंट से। आफ्टर द रिफ्लेक्शन किससे क्रॉस करेगी, फोकल पॉइंट से क्रॉस करेगी, ठीक है। तो चलो यहीं से हम रिलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, एफ इज इक्वल टू आर बाई टू। कैसे हम एफ इज इक्वल टू आर बाई टू फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस स्पेरिकल सरफेस पर जिस पॉइंट से क्या हो रहा है, सपोज करो ये पॉइंट क्या है, पी। सपोज करो ये पॉइंट क्या है, पी। तो क्या इस पॉइंट, हर पॉइंट पर नॉर्मल कहाँ से क्रॉस होता है, किसके केस में, स्फीयर के केस में, क्योंकि ये स्पेरिकल मिरर किसका पार्ट है, एक होलो स्फीयर का पार्ट है। तो उस केस में क्या नॉर्मल हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगा। नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास आउट होगा, सेंटर ऑफ
कर्वेचर से। तो ये क्या हो गया, नॉर्मल। ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो देखते आना, क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये क्या है, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल क्या कहलाता है, इंसिडेंस एंगल। तो ये क्या हो गया, एंगल आई। ये क्या हो गया, एंगल आई। और ये क्या हो गया, एंगल आर। ये क्या हो गया, एंगल आर। और एंगल आई इक्वल टू क्या होगा, एंगल आर, क्योंकि हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, हमेशा इक्वल होते हैं। क्या ये बात पता है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने ये कंडीशन अप्लाई किया कि जो ये इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, ओ, और इसको क्या नाम दिया, पी। ये क्या पॉइंट है, पी। तो मैं क्या सपोज करता हूँ कि ओपी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। मैं क्या सपोज कर लेता हूँ, ओपी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। इन दोनों के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में बहुत कम डिस्टेंस है। तो क्या मैं इस कर्व सरफेस को, मैं इसको क्या सपोज कर लेता हूँ, कर्व सरफेस को एज ए स्ट्रेट लाइन। कर्व सरफेस को मैं क्या सपोज कर लेता हूँ, एज ए स्ट्रेट लाइन। तो चलो देखते हैं। अब बताओ, यदि ये एंगल क्या है, आई। यदि ये एंगल क्या है, आई। तो देखो, यदि ये एंगल आई है तो क्या ये वाला एंगल भी आई होना चाहिए, ये वाला एंगल भी क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। देखो कैसे, क्या ये दोनों जेड फॉर्म कर रहा है, ये दोनों क्या फॉर्म कर रहा है, जेड। तो ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ऐसे ही सपोज करो तो क्या ये दोनों एंगल, ये भी क्या फॉर्म हो रहा है, सेम। तो ये एंगल यदि आई प्लस आर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आई प्लस आर। और लेकिन आई इज इक्वल टू क्या है, आर है। तो क्या मैं इसे 2i लिख दूं, इसे मैं क्या लिख दूं, 2i लिख सकता हूं। तो देखो, इस केस में लिखना 10i इन ट्राइंगल ओ सी पी, इन ट्राइंगल ओ सी पी। पहले क्या लिखोगे, 10i। क्या लिखोगे, 10i। 10i इज इक्वल टू क्या लिखोगे, क्या OP अपॉन CP। 10i इज इक्वल टू क्या लिखोगे, OP अपॉन CP। और CP का वैल्यू कितना है, क्या R। CP का वैल्यू कितना है, R। तो ये क्या आ गया, OP अपॉन CP। ये क्या आ गया, OP अपॉन CP आ गया। ऐसे ही सेम हम किस में लिखेंगे, इन ट्राइंगल OFP, इन ट्राइंगल OFP ऐसे ही लिखेंगे। इस टाइम एंगल कितना है, क्या 2i। तो क्या लिखोगे, 10 2i, 10 2i इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या OP अपॉन FP। क्या आएगा, OP अपॉन FP। तो OP अपॉन FP, तो ये क्या आ गया, OP अपॉन ये डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल f। ये डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल f हो गया। ये डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल f। अब हम लोगों ने क्या कंसिडर किया कि ये दोनों बीम क्या है, बहुत कम डिस्टेंस पर है। ये दोनों बीम क्या है, बहुत कम डिस्टेंस पर है। तो इसीलिए हम जो ये एंगल है, जो इंसिडेंस एंगल है आई, वो बहुत ही कम है। इंसिडेंस एंगल क्या है, बहुत ही कम है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, इफ एंगल इज वेरी लेस। तो नेक्स्ट लिखोगे, इफ एंगल इज वेरी लेस, इफ angle is very less than tan theta can be written as, tan theta can be written as theta। tan theta को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। उसका रीजन यहां पर लिख लेना कि उसका रीजन क्या है, distance between principal axis and parallel beam of light, distance between principal axis and parallel beam of light is very less, is very less। ये इसका क्या हो गया, रीजन हो गया कि हम टेन थीटा को थीटा क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो इंसिडेंट रे हैं और जो प्रिंसिपल एक्सिस है उन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, बहुत ही कम है। इसी की वजह से हम टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा लिख सकते हैं। तो यदि अब देखो तो मैंने पहले क्या लिखा था, क्या मैंने 10i लिखा था, मैंने क्या लिखा था 10i।
तो मैं टेन आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, क्या आई लिख सकता हूँ, टेन आई इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, आई, और आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या ओ पी अपॉन सी पी का वैल्यू कितना, आर, ओ पी अपॉन आर हो जाएगा। ऐसे ही सेम देखो, क्या टेन टू आई, टेन टू आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या टू आई, टेन टू आई को क्या लिख सकता हूँ, टू आई इज इक्वल टू ओ पी अपॉन एफ, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ पी अपॉन एफ आ जाएगा। तो i इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ पी अपॉन आर, टू आई इज इक्वल टू क्या हो गया, ओ पी अपॉन एफ। तो क्या मैं i का वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में पुट कर सकता हूँ, तो पुटिंग वैल्यू ऑफ i, वैल्यू ऑफ i फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2, ठीक है। तो i का वैल्यू पुट करो तो 2 इंटू ओ पी अपॉन आर, 2 इंटू ओ पी अपॉन आर इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या ओ पी अपॉन एफ, ओ पी से ओ पी तो क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 2f इज इक्वल टू आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, 2f इज इक्वल टू आर, या फिर मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, f इज इक्वल टू आर बाई टू, इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, f इज इक्वल टू आर बाई टू। तो फोकल लेंथ हमेशा किसका आधा रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का, फोकल लेंथ हमेशा किसका आधा रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का हमेशा क्या रहेगा, हाफ रहेगा। इसके बाद के जो हम रेट ड्रॉ करने की बात है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।